गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये लास्ट यूनिट, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड एडवांस टॉपिक्स। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, स्टोरेज स्ट्रेटेजीज। हमें स्टोरेज स्ट्रेटेजीज में इंडेक्सेस करने हैं, इंडेक्सेस वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और पिछले सारे यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हैं। आज हम इन पूरे इस डेटाबेस की सीरीज को खत्म करने की ट्राई करेंगे। इन ट्राई क्या करेंगे, मतलब खत्म करके ही रहेंगे। और शुरुआत करने वाले हैं हम डेटाबेस सिक्योरिटीज से। सबसे पहले समझते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी में पहला टॉपिक है ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है और एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको थोड़ा पता हो या आपने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह किया हो साइबर सिक्योरिटी पे, तो आप इन टर्म्स के बारे में काफ़ी फेमिलियर होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है और तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये सब चीज़। ऑथेंटिकेशन, बेसिकली ऑथेंटिकेशन मीन्स कि अगर कोई यूजर, अगर मैं एक यूजर हूँ तो मैं, लेट सपोज यूट्यूब, अगर मैं एक यूजर हूँ तो मैं यूट्यूब में, क्या यूट्यूब एक्सेस करने के ऑथराइज्ड हूँ। मतलब कंफर्म करना कि वेदर अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू डू सो, इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस द डेटाबेस, इसी को बोलते हैं ऑथराइज। ऑथेंटिकेशन मीन्स इन डेटाबेस सिक्योरिटी इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग वेदर अ यूजर लॉगिंग इनटू द डेटाबेस इज ऑथराइज्ड टू डू सो, क्या वो ऑथराइज्ड है ये करने के लिए, क्या उसको ये परमिशंस ग्रांटेड है। इट इंश्योर्स दैट द यूजर कैन ओनली परफॉर्म एक्टिविटीज विद इन their राइट्स ग्रांटेड टू देम। डन। कुछ कुछ चीजें इसमें हमें पता नहीं चाहिए। पहले हमने पढ़ा ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन में हमने क्या सीखा कि it justifies whether a user is authorized to do some task inside the database or inside the system. It ensures the activity performed by the user is must be given within the rights given to them or granted to them. Done. देन इसमें कुछ कुछ होता है यूजर कंफर्मेशन, कि हमें पहले यूजर से कंफर्म कराना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करानी, मतलब साइन क्या, मतलब टिक कराना पड़ता है कि आप इन दिन चीज के हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको हमें। तो ये एक तरीका यूजर के कंफर्म करने के बाद हम ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिविलेज रिस्ट्रिक्शन, कि अगर मेरे पास कोई एक डॉक्स है, जैसे मैंने ये डॉक्स डॉक्स बनाया, ये पेज बनाया है, तो मैं इसका प्रिविलेज आप लोगों को दूंगा कि आप लोग ऐसा रीड कर सकते हो इसको, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आने वाले और भी बच्चे जो इसको देखेंगे उनके लिए भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको एक्सेस दिया है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इसे बस रीड कर सकते हो। तो रीड ओनली मोड, तो ये इसको बोलते हैं प्रिविलेज रिस्ट्रिक्शन। मैंने जो चेंज करने का प्रिविलेज था उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हम लोग के लिए। थर्ड इज ऑथेंटिकेशन टूल्स, जैसे यूजर नेम पासवर्ड अगर मैं डाल दूं तो आप लोग मेरे अकाउंट को मतलब यूज नहीं कर सकते, तो एक ऑथेंटिकेट हो गया। फिर बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स के थ्रू मैं चाहूंगा तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑथेंटिकेशन, डीबीएमएस में जैसे अपने लॉगिन करते होगे तो आपको पासवर्ड वगैरह लगता होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो इन सब मेथड्स के थ्रू हम लोग किसी भी ऑथेंटिकेशन को समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कि ऑथराइजेशन क्या होता है। सुनने में काफी सिमिलर वर्ड्स है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, पर बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे हमने अभी तक ऑथेंटिकेशन में क्या पढ़ा, ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज योर आइडेंटिटी, कि तुम क्या करते हो, तुम कौन हो जो इसे एक्सेस कर रहे हो। और ऑथराइजेशन क्या करता है, ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज योर आइडेंटिटी, बट ऑथराइजेशन क्या बोलता है कि तुम, मुझे समझ में आ गया कि तुम कौन हो, पर अब तुम बताओ कि तुम्हारा रोल क्या है इसमें। मुझे समझ में आ गया कि तुम वो पब्लिक हो जो कोई काम कर रहा है, पर तुम उस पब्लिक का काम क्या है करने का। आप जो ऑडियंस, आप जो देख रहे हो, मुझे समझ में आ गया कि आप ऑडियंस को आप देख रहे हो। आपका काम क्या है, आपका काम है इस डॉक्यूमेंटेशन को व्यू करना। तो मैंने आपको व्यूइंग एक्सेस दिया हुआ है। डन। तो यही है, ऑथराइजेशन कम्स टू प्ले, इट dedicates what actions your identity is allowed to perform in the system. For example, consider a bank online service. Any customer can create an identity like a username, कोई भी create कर सकता है, मतलब कोई भी authentication ले सकता है। क्रिएट करना में मीन्स ऑथेंटिकेशन, कि कोई भी यूजर नेम लॉग इन करके अपना ऑथेंटिकेशन ले सकता है, बहुत सही फर्स्ट स्टेप हो गया। बट द बैंक अकाउंट but the bank's account authorization policy ensures that only legitimate account holder can access their individual account successfully. समझ में आ गया, मतलब कोई भी आके अपना अकाउंट बना सकता है एज अ अकाउंट होल्डर,
पर उसके पॉलिसीज, ऑथराइजेशन की पॉलिसीज के तहत या उसके पॉलिसीज के बेसिस में हम कुछ कुछ राइट्स होती है, उन राइट्स को हम लोग ऑथराइजेशन में काउंट करते हैं कि उनका क्या राइट्स है, क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अ मार्केट ग्रुप माइट हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द कस्टमर्स purchase in the database but restricted to viewing their personal credit card information। जैसे अमेज़न अमेज़न वगैरह में क्या होता है कि अगर आप कोई शॉपिंग करते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो अमेज़न के पास ये सब डिटेल्स होती है, अमेज़न के पास कि आपने क्या ऑर्डर किया, आपके कार्ट में क्या है, ये वगैरह वगैरह ये सब चीज़ होती है। लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके और भी सेंसिटिव चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ उनके पास ऑथराइज्ड नहीं रहती है। इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन की, उस राइट्स पे बात करते हैं। तीसरा होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स जैसे जैसे मैंने ये जो डॉक्स बनाया है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, मैंने इसमें एग्जांपल भी गूगल डॉक्स का, वी कैन एडिट और शेयर प्रिविलेजेस कोलैबोरेटली यूज डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर मैं चाहूँ कि इसमें मैं आपको एक्सेस देता हूँ एडिट करने का, तो आप इस पे एक्सेस आप इस पे एडिट कर सकते हो। मैं अगर आपसे एक्सेस हटा दूं तो आप इसे एडिट भी नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिकली हम मन चाहे अपने एक्सेस को बदल सकते हैं, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है, जैसे फेसबुक सेटिंग्स में जाओगे आप, तो हु कैन सी मी स्टफ लाइक दैट, अगर आप इसे अलाउ करते हो या इसे डिनाई करते हो, तो उसके हिसाब से आपका फेसबुक एक्ट करता है। यानी कि इसमें आपके हाथ में है कि द एक्सेस कंट्रोल आल्सो नोन एज परमिशंस एंड प्रिविलेजेस। आप परमिशन दे रहे हो या उसको प्रिविलेज देने के मतलब उससे मांग रहे हो, तो उसके उसको एक ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो, एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हो कि हाँ मुझे प्रिविलेजेस चाहिए, ये मैं प्रिविलेज आपको दे रहा हूँ, या उस परमिशंस एंड प्रिविलेजेस को हम लोग एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरिंग, like example, properly configuring access privileges are critical for safeguarding information against unauthorized access or protecting computer and misuse। मतलब प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको इस डॉक्स का एडिटिंग लिंक दे दूं, या एडिट करने के आपको प्रिविलेज दे दूं, तो कोई ना कोई एक बंदा होगा जो इसे पूरा डिलीट कर देगा ताकि सबका नुकसान हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसे थोड़ा सेफ यूज करें, एक्सेस कंट्रोल को, यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैक, डेक, मैक एंड आर बैक। इसके बारे में समझते हैं। सो डेक मीन्स डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, uh, is decentralized security decisions resource owners। these owners को document creators और system administrator ये क्या करते हैं, ये बेसिकली privileges सेट करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। जो भी जैसे जैसे ये एक डॉक्यूमेंट था जो मैंने क्रिएट किया है, इसके लिए अगर मैं आपको व्यूइंग एक्सेस दे रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को देखने का, तो मैं इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। यानी कि ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है, तो मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। जो राइट्स होगी वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुआ, मैं हुआ। तो इसमें मेरे पास कौन सा एक्सेस आएगी, मेरे पास डैक का एक्सेस आएगा। मतलब मेरे पास डैक एक्सेस है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है मेरे पास, कि मैं किसी को भी ये एक्सेस दे सकता हूँ, प्रिविलेजेस दे सकता हूँ। डन है। इजली इम्प्लीमेंटेशन, स्मॉलर एप्लीकेशन पे आप इस पढ़ लेना डिसएडवांटेजेस क्या होती है, ये मैंने समझा दिया। सेकेंड इज मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैक इज सेंट्रली मैनेज्ड मॉडल दैट प्रोवाइड अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी होती है। जैसे जो भी इंडिविजुअल अगर रिस्ट्रिक्टेड सीक्रेट और टॉप सीक्रेट वगैरह वगैरह पे काम करता है, तो मतलब एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करता है, तो काफी टॉप लेवल सिक्योरिटी अगर उसे चाहिए, तो वो मैक का सहारा लेता है। जैसे आपका मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस भी एक तरह से एक सिक्योर इंक्रिप्टेड कोड है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग इन्फोर्सेबिलिटी, बहुत जो भी सीक्रेट कोड्स होते हैं जिन्हें जिन्हें हम चाहते नहीं कि कोई डिकोड कर सके इजीली, या वो शेयरेबल भी नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैक में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, जैसे फॉर इंस्टेंट एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर क्या करता है कि एम्प्लॉयज को हायर करता है, तो इसका एक पर्टिकुलर रोल है। अगर मैं इस डॉक्स को एडिट करने के लिए एक एडिटर हायर करूँ, अगर मैं इस डॉक्स को एडिट करने के लिए एक एडिटर हायर करूँ, उसका क्या रोल होगा, उसका रोल होगा एडिटिंग करने का, तो उसका कुछ रोल है। मेरा काम होगा इसमें कंटेंट डालने का, मेरा कुछ रोल है। आपका काम है इसमें कंटेंट जो है उसे समझने का और एग्जाम में लिखने का, आपका कुछ रोल है। तो मैंने रोल को डिवाइड कर दिया, मैंने रोल को अलग अलग एक्सेस में बांट दिया। दिस इज कॉल्ड आर बैक, या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट इज इंट्रूशन डिटेक्शन। तो इंट्रूशन डिटेक्शन
सिलेबस के साथ साथ आपके रियल लाइफ में भी बहुत जरूरी चीज है। इंट्रूशन डिटेक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क, एनालाइजिंग द इवेंट्स एंड साइंस ऑफ पॉसिबल इंसिडेंट्स। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वल्नरेबिलिटीज है या कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रहा है, तो आप उसे इंट्रूशन डिटेक्शन के मेथड से मतलब पता कर सकते हो और उसे आप एक्शंस ले सकते हो उसके हिसाब से। दिस इंक्लूड्स दिस इंसिडेंट्स कुड बी violation in security policies, acceptable use policies, and standard security practices। इन सब practices है basically कि जो intrusion detection में help करता है। इसमें पता था कि what is intrusion detection? Intrusion detection aims to detect unauthorized activities. It aims to detect unauthorized activities. Next, इट हेल्प्स टू मतलब ये हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करना वायरसेस को, थ्रेट्स को, और जो भी नेटवर्क बिजनेस में जो भी होते हैं। बाय मॉनिटरिंग इवेंट्स इट लुक्स लाइक एबनॉर्मल बिहेवियर, इट माइट इंडिकेट्स अ अटैक और इंट्रूशन। मतलब बेसिकली अगर आपके कंप्यूटर अगर मेरे कंप्यूटर में अगर अटैक होता है तो मुझे कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा एक सुंदर सा पीसी रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। अगर कोई हैकर ने मेरे पीसी पे अटैक कर दिया और मेरे पीसी में कुछ भी अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा है, अनयूजुअल बिहेवियर मुझे शो हो रहा है कि काफी चॉपी सा सब कुछ लग रहा है, कि मैं कुछ फाइल ओपन कर रहा हूँ, फाइल करप्ट हो जा रही है, या फाइल के शॉर्टकट्स बनते जा रहे हैं, या फाइल मेरी ऑन नहीं हो रही, कल मैंने कुछ सेव किया था जो सेव गायब हो गया, मतलब करप्ट हो गया बेसिकली फाइल्स। तो मुझे कुछ इंट्यूशंस हो रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है, कर रहा है मेरा पीसी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंट्रूशन डिटेक्शन करूंगा, उस प्रोसेस में इंट्रूशन डिटेक्शन करूंगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, इंट्रूशन डिटेक्शन करने के बाद सबसे पहले कैसे करते हैं, तो क्लासिफिकेशन। एक होता है नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन, जिसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं ट्रैफिक को, कि नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं कि फायरवॉल्स एक्टिवेट है या नहीं, डिटेक्ट करते हैं फायरवॉल्स एक्टिवेट है या नहीं, कोई कोई फायरवॉल को तोड़ने की कोशिश तो नहीं किया, उसे क्रैक करने की कोशिश तो नहीं किया, ये सब चीज चेक करते हैं। सेकंड इज होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन, या यानी कि मॉनिटर इंडिविजुअल जो भी है, जैसे मैं हूँ, मेरे पीसी है ये, उसमें मैंने फाइल में मैं चेंजेस देखता हूँ कि जो मेरे पहले पुराना फाइल था और अब जो मेरा न्यू फाइल जो हो चुका है इंट्रूशन के बाद, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या मेरे शॉर्टकट्स बनने लगे हैं, क्या मेरी फाइल करप्ट होने लगी है, वो देखता हूँ। यानी कि मेरे होस्ट डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है, तो ये होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, उस पर डिटेक्ट करो आप। फिर तीसरा है कि प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इंट्रूशन डिटेक्शन। प्रोटोकॉल इंट्रूशन डिटेक्शन मीन्स HTTP में क्या दिक्कत है। अगर जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपके नेटवर्क में HTTP है, सिर्फ HTTP है, तो उस नेटवर्क में ना जाओ, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में HTTP, जैसे इस पे तो ये लोकल फाइल है, लोकल होस्ट है, अगर HTTP S दिख रहा है अपने, तो दिस S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। सो दिस इज प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि इनबिल्ट रहता है वेब ब्राउजर्स में। अगर HTTP S दिख रहा है आपको उस पे, तो दिस S फॉर स्टैंड्स फॉर सिक्योर, यानी कि ये जो आपका डोमेन है ये सिक्योर है, और आप इस पे इजीली सफर कर सकते हो। नेक्स्ट, HTTP में आप ट्राई करो कि सफर ना ही करो, सर्फ ना ही करो इंटरनेट को, तो बेटर रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज SQL इंजेक्शंस, सॉरी, SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं? तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है SQL इंजेक्शंस पे। बेसिकली SQL इंजेक्शंस क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो इट इज अ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। मतलब अगर मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा पीसी है, अगेन बहुत सुंदर सा पीसी है, और मैं एक हैकर हूँ, मेरा नाम एच से शुरू होता है, और मैं तो हैकर हूँ ही। यस, मैं एक हैकर हूँ, और अगर मैं हैकर हूँ और ये जो पीसी है मैं इसे हैक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस पीसी में कुछ कुछ एसक्यूएल की फाइल्स डालूंगा। लेट्स सपोज इस पीसी में कोई डेटा रखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड का डेटा रखा हुआ है, सीसी का डेटा रखा हुआ है, तो मैं एसक्यूएल की फाइल्स डालूंगा। क्या फाइल्स रहेगी उसमें? उस पर रहेगी सिलेक्ट एसक्यूएल, मतलब कोई एसक्यूएल की क्वेरी डालूंगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक, और उसमें क्रिएट करके सारी डिटेल्स को शो कर दो, शो। जब मैं एसक्यूएल की ये जो क्वेरी होगी, जब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा इसमें, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो हिडन रहेगी ना, जो ऐसे ऐसे हिडन रहती है, पासवर्ड्स और यूजर नेम, सीवीवी वगैरह, ये सब ये सब आपको दिखेगा, ये सब इसके थ्रू दिखने लगेगा, मतलब विजिबल हो जाएगा। तो उस केस में हमारा इंट्रूशन डिटेक्शन सक्सेसफुली हो गया, सक्सेसफुली रन कर गया। तो दिस इज अ वल्नरेबिलिटी, कि आपके डेटाबेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप में डेटाबेस में अगर
एसक्यूएल इजेक्ट करें, एसक्यूएल कोड इजेक्ट करें, तो डेटाबेस शो कर देना चाहिए, नहीं। तो हमें डेटाबेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ हम काम करते हैं, उसको हम उस प्रिवेंशन को हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन बोलते हैं। So, what is SQL injection? Ejections. SQL injections occur when when attacker inserts malicious SQL then statements, malicious SQL statements in the entry field such as search box या login form, कहीं पर भी डाल सकता है वो। सेकंड की सक्सेस, अगर कोई SQL injection attack सक्सेसफुल हो जाता है, that can lead to unauthorized access to sensitive informations like password, credit card details and personal user data. It is very important to understand. You need to understand the importance of SQL ejections in your PC. It is very much unauthorized access to be. It is very much uh, unauthorized, as well as you must know how to prevent this and what occurs when there is an SQL ejection techniques. So second is impact on SQL ejections कि उससे इससे क्या क्या होता है। तो असक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन अगर होता है, अगर आपके पीसी में एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ है, उससे क्या क्या आपको कंसिक्वेंसेस दिखेंगे। पहला, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, एक्सपोज, आपका पासवर्ड एक्सपोज हो जाएगा। हाई प्रोफाइल बीचेस, कि अगर मैं इसे ये ब्राउजर ही खोला हूँ तो ये ब्राउजर बीच कर जाएगा, मतलब ये अपने आप शट डाउन हो जाएगा, इसमें कुछ भी डैमेज हो सकता है मेरे डेटा को। persistence backdoors in an organization system leading to long term compromises like this, अगर एसक्यूएल इंजेक्शंस हमारे पीसी में लगा रहे तो यानी कि वो इजेक्टेड रहे, जब अगर हमसे कुछ कुछ एक्शंस ना लिया जाए तो लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान हमें पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन मेथड। अच्छा यार, तो आपने बता दिया, अच्छा किया कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब आप ये बता दो कि हमें डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हाँ यार मेरे एसक्यूएल रिजेक्शन ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो सिंगल कोट कैरेक्टर यूज कर सकते हो आप। अगर आप एसक्यूएल में सिंगल कोट कैरेक्टर लिखोगे तो उसमें वो सारे एरर्स और एनोमलीज आपको शो कर देता है। सेकेंड इज दैट कि आप उसमें क्या करो, आप उसमें बुलियन का टेस्ट करो कि आइदर जीरो इज इक्वल टू जीरो, आइदर वन इज इक्वल टू वन, यानी कि कंडीशन वन जो मैंने पहले लिखा था क्या कंडीशन टू के बराबर, दूसरे वन के बराबर है, या वन इज इक्वल टू टू है। इस टाइप का अगर आप चेक करोगे बुलियन रिजल्ट में, जब ऑब्जर्व करोगे, जो चेक करोगे, उसके बाद आपको उससे आइडिया लग सकता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। फिर आप बेस वैल्यूज से इवेल्युएट कर सकते हो, ट्रिगर डिले से कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके इसमें लिखे हुए हैं, उससे कर सकते हो। यू नीड एन ऑटोमेटिक टूल या बर्ब बर्ब स्कैनर होता है टू फाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्विकली एंड रिलायबली। ये सब टूल्स के थ्रू, ये एक ऑटोमेटेड एआई टूल है बर्ब स्कैनर, इसके थ्रू आप कोई भी डेटाबेस में ये देख सकते हो कि इसमें कितनी वल्नरेबिलिटीज है या कितना क्या है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इस वल्नरेबिलिटी को रिमूव करने की चार्जेस लेती है, एसक्यूएल जो कोड होती है। और पर जो कैजुअल होती है, कैजुअल कंपनीज, वो वल्नरेबिलिटीज पे ध्यान नहीं देती, तो उसकी वजह से उनका डेटाबेस इजेक्शन या डेटाबेस हैक होना काफी कॉमन बात है। सेकेंड इज कॉमन लोकेशन एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज। सो लाइक दिस कि जो जो कोड होता है वो बेसिकली वेयर क्लॉज में और सिलेक्ट क्वेरी में ज्यादातर वो एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं हैकर्स, क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी और वेयर क्लॉजेस ये ऐसे है जिसमें कि इजीली आप उसमें कंडीशन को ट्विस्ट कर सकते हो। हाउएवर हाउएवर मतलब कहीं भी किया जा सकता है। हाउएवर, एक मिनट, लाइक दिस, हाउएवर they can occur at any location within the query but and within different types of query, कहीं भी हो सकता है, पर ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वेयर क्लाउज और सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ही किया जाता है। नेक्स्ट एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो गया, हमारा एक यूनिट और खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है एडवांस टॉपिक्स। एडवांस टॉपिक्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमें शुरुआत करते हैं लॉजिकल डेटाबेस से, और लॉजिकल डेटाबेस सही में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल डेटाबेस पे। लॉजिकल डेटाबेस, जैसा नाम है लॉजिकल डेटाबेस, हम इसे पढ़ चुके हैं। याद करो, लॉजिकल डेटाबेस में हमने कुछ कंसेप्चुअल लेवल पढ़ा था। पहला था फिजिकल लेवल, उसके ऊपर ऊपर था लॉजिकल लेवल, उसके ऊपर था हमारा व्यू लेवल। तो जो लॉजिकल लेवल था और जो लॉजिकल डेटाबेस है वो बेसिकली काफी कोरिलेट करता है। लॉजिकल लेवल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एबीएपी, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इससे क्या क्या फायदे होते हैं याद आ गया आपको? हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या क्या फायदे होते हैं? इजी टू एक्सेस रिलेशनशिप स्टेब्लिश बहुत आसानी से हो सकता है। ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में बहुत काम आता है ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सही, ये भी पता है हमें। और क्या, दे कैन प्रोवाइड रीड ओनली व्यू ऑफ डेटा, allowing developers to work within organizational concepts rather than physical implementation। समझ में आ गया? जैसे अब लॉजिकल में क्या होता है कि अब आज की डेट में अगर मुझे डेटाबेस पे काम करना है, तो क्या मैं एक फिजिकल डेटाबेस बनाऊंगा, इसमें मैं एक एक एंट्री को डालूंगा, यहाँ 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 क्या यहाँ एंट्री डालूंगा,
और मैं बोलूँगा अपने दोस्त को कि इसी डेटाबेस को तुम ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो और फिर तुम उस पे काम करो, नहीं। आज की डेट में क्या करूँगा, मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा जो कि इंटरनेट पे लिस्टेड होगा, और अपने दोस्त को बोलूँगा उसमें आके कंट्रीब्यूट करो। यानी कि एक ही डेटाबेस में अपन बहुत लोग सब लोग आके कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज नोन एज लॉजिकल डेटाबेस। इसमें डेटाबेस ऑलरेडी ओरिजिनली प्रोवाइडेड नहीं रहता है, इसमें डेटाबेस लॉजिकली होता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करना बहुत आसान होता है, और उसमें हम लोग एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको कैसे एक्सेस देने हैं। फिर है फीचर्स एंड एडवांटेजेस। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रहता है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है, ऑथराइजेशन चेक्स होते हैं उसमें, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, डेटा को व्यू कर सकते हैं, फॉरेन की का अच्छा मैनेजमेंट है, टास्क ऑफ लॉजिकल रीड करने का काम आता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस बनाने का काम आता है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का काम आता है, डेटा रिट्रीवल करने में काम आता है, ऑथराइज इन्फोर्समेंट करने में काम आता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी जो एचओडी है, तो यही एग्जांपल है कि इमेजिन अ यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट। अगर मेरी एचओडी को मेरा इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हर्ष का इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो कैसे करेगी? द एचओडी फर्स्ट रिट्रीव्स द डेटा अबाउट द स्टूडेंट्स बैच एंड ब्रांच फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। Logical database allows efficient retrieval of relevant information without altering other data. अगर मेरी एचओडी को मेरा डिटेल चाहिए, तो उसे मेरे बैच के बारे में पता होना चाहिए, मेरे ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए। बस इन दो इंफॉर्मेशन से वो मेरे बारे में पता कर सकती है। तो उससे क्या हुआ, अगर इन दोनों की चीजों से वो मेरे बारे में पता कर सकती है, इससे क्या फायदा हुआ कि उसे हर बच्चे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो सीधा जाती है कि ब्रांच में एक पर्टिकुलर ब्रांच में हर एक बच्चे को स्कैन करो, तो उसमें काफी समय भी जाता और काफी टाइम भी जाता। पर इसके थ्रू, इस लॉजिकल डेटाबेस के थ्रू हम लोग अपना टाइम को सेव कर सकते हैं, और इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग डेटा efficiently. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल के बाद डेटा, वेब डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एंड डेटा वेयरहाउसिंग एंड माइनिंग। सो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप ये समझना चाहिए, इंटरव्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो फर्स्ट इज डेटा, वेब डेटाबेसेस। सो जैसे इसका नाम है वेब डेटाबेसेस, द डेटाबेस आर एक्सेसिबल via इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट मीन्स ग्लोबल नेटवर्क एंड इंट्रानेट मीन्स लाइक, अगर एक होम में आप एक इन्वायरमेंट बना के रखे हो कि आपके पास एक सर्वर है, एक पीसी है, दो पीसी है, तीन पीसी, एक प्रिंटर, तो ये आपस में आपके खुद के अंदर जो नेटवर्क है, इस नेटवर्किंग को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। इंट्रानेट मीन्स स्मॉलर नेटवर्क एंड इंटरनेट इज वाइड एरिया नेटवर्क। Next, so it refers to the accessibility of data via internet or intranet. It allows the user to interact remotely. बेसिकली यही है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो, पीएचपी है, नेट प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, एसक्यूएल यूज किया जाता है कहीं कहीं जगह पे। तो ये सब चीज हमें पढ़ना था वेब डेटाबेसेस में। कि वेब डेटाबेस में ये कि आप वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हो डेटाबेस का, बस यही है। रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, कोलैबोरेटिवली कर सकते हो, जैसे इंक्लूड ऑनलाइन शॉपिंग डेटाबेसेस, ये सब चीज। और जैसे जैसे डॉक्स हो गए, जैसे डॉक्स है, वो भी उसमें भी आप वेब के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस? इसमें क्या होता है कि जैसे जो डेटाबेस है वो अलग अलग सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक सर्वर है अपने पास, एक सर्वर है, और एक नोड है अपने पास, एक और नोड है अपने पास, एक और नोड है अपने पास, तीन नोड है, एक सर्वर है। अगर एक सर्वर में एक डेटाबेस, एक फाइल है मान लो, तो इस फाइल में ये भी, इसमें भी, इस नोड में भी होगा, इस नोड में भी होगा, इस नोड में भी होगा। तो बेसिकली एक फाइल तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर मैं इसे सेव करूंगा तो ये सिर्फ नोड में सेव होगा, सर्वर में सेव नहीं होगा। मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो मैं सर्वर में चेंज करूंगा, नोड में चेंज करने से मैं सर्वर में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इट्स स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स और सर्वर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। ईच नोड ऑफ a network stores a part of data. हर नोड के पास अपना खुद का डेटा है। इसमें क्या क्या फायदा हुआ, इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ गई, बहुत सारे स्केल। अगर एक सर्वर में भी मैंने कुछ डाला, तो सारे जितने भी नोड उसमें जुड़े हुए थे, सबके पास वो डेटा आ गया, सबके पास डेटा शेयर हो गया। ये फायदा है कि इसमें इनहेंस फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर मान लो एक नोड में मैंने कुछ गलती भी कर दी, तो उसका इफेक्ट मेरे दूसरे नोड में नहीं हो रहा है, तीसरे नोड में नहीं हो रहा है, बस एक ही नोड में रह रहा है। तो गलतियां जो है, बस सर्वर में गलती नहीं करेंगे तो सब में गलती हो जाएगी। और अगर मुझे इंप्रूव भी करना है तो मैं सर्वर का कोड ठीक कर दूंगा, तो मेरे सारे के कोड ठीक हो जाएंगे। बस ये चीजें इसे बेहतर बनाती है। इसके चैलेंजेस क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी, कि अगर सारे नोड्स में कंसिस्टेंट डेटा रखने में मुझे दिक्कत होगी। इसको डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने में मुझे दिक्कत होगी, मुझे सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल देने में दिक्कत होगी कि अगर मुझे मुझे एक नोड को बोलना है कि तुम एडिट भी करो और बाकी सब नोड को मेरे को रीड ओनली एक्सेस देना है, तो मेरे को दिक्कत होगी कि वो पर्टिकुलर नोड को मैं कैसे ढूंढूं नेटवर्क में और फिर उसे वो एक्सेस दूं कि तुम सिर्फ एडिट करो बाकी सब रीड करेंगे, तो उसमें भी मेरे को दिक्कत होगी, वो चैलेंजेस फेस करेगा ये मॉडल। Third is data warehousing and data mining. So it basically बहुत simple है data warehousing. Data warehousing involves collecting, storing and manipulating large volumes of data from various sources. मतलब बेसिकली डेटा लार्ज वॉल्यूम डेटा बिग डेटा को कलेक्ट करने के और उसको स्टोर करने के काम आता है डेटा वेयर हाउसिंग। और डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेसेस अक्रॉस द सेंट्रल रिपोजिटरी और मेटा डेटा मींस डेटा ऑफ डेटा। इट इज अ बेसिकली अ कलेक्टिव रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा और डेटा ऑफ डेटा। इट मीन्स बिग डेटा या वेरी बिग डेटा जो भी है। सेंट्रल रिपोजिटरी इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिक व्यूज। डेटा वेयर हाउस मतलब सौ साल के जो पुराने डेटा है, सौ साल पुराने किसी कंपनी के 100 साल पुराने डेटा वेयर हाउस में स्टोर रहता है और वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन दिस डेटा वेयर हाउस। तो हमें हमें किसी किसी भी डेटा को एनालिसिस करना है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ कितना है वो पता करना है, तो हम डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें ऑपरेशन या एनालिटिक्स कर सकते हैं और उसे हम ऑपरेशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल व्यूज, उसमें देख सकते हैं हम लोग फॉर डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में बेटर फायदा आता है। डेटा माइनिंग क्या होता है? अब जैसे हम इसमें डेटा वेयर हाउस DW डेटा वेयर हाउस में बहुत बहुत सा डेटा बिग डेटा इसमें स्टोर्ड है। अब बिग डेटा से हम कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किए, उस डेटा एक्सट्रैक्ट का प्रोसीजर क्या होगा? लेट सपोज मुझे सेल्स रिपोर्ट चाहिए और हमने कुछ कुछ डाला कि सेल्स रिपोर्ट चाहिए और कितने से कितने साल के बीच में चाहिए, वो डाल दिया, तो उससे हमारे पास कुछ डेटा आया। तो ये जो हमने किया कि अपने पैरामीटर के हिसाब से हमने डेटा को फेच किया, दिस इज नोन एज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इज नथिंग लाइक दैट कि डेटा माइनिंग बेसिकली क्या है? Data mining is refers to extracting patterns, trends, and insights from large data sets. It is a technique like clustering आपने सुना होगा, classification सुना होगा, regression सुना होगा और एसोसिएटिव रूल माइनिंग सुना होगा। इन सारे मॉडल्स और कुछ नहीं डेटा माइनिंग में ही आते हैं। यानी कि लार्ज डेटा सेट से अगर आप कोई जितने भी डेटा होते हैं उसे उठाते हो with certain extracting with certain patterns or trends or insights from the large data set like clustering or classification or regression model. This type of is known as data mining. Data mining helps discover hidden knowledge and predict future trends. Application includes customer segmentation, fraud detection and recommendation system और कुछ नहीं डेटा माइनिंग से ही हमें आता है। नेक्स्ट हमने एक टॉपिक छोड़ा था इंडिसेस, इसे समझते हैं। इंडिसेस क्या होती है? इंडिसेस इन डेटाबेस सिस्टम मतलब बेसिकली बहुत सिंपल है, इसका नोट्स आपको गिवन है। बहुत सिंपल है कि अगर आपको किसी अगर हमारे पास कोई डेटाबेस दिया हुआ है और इस डेटाबेस में हमें डेटा को स्टोर करना है, इस डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, तो अगर हम इसे स्टोर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स के हेल्प से अगर हम इसे स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स में हम पॉइंटर की हेल्प ले रहे हैं और पॉइंटर की हेल्प से हमें डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडेक्सिंग, नथिंग मोर अबाउट दैट। Think of an index as a pointer of the data within the table similar to the index of the back of the book। जैसे एक बुक में इंडेक्स होता है, एक बुक में एक इंडेक्स का पेज होता है, उसी टाइप में एक डेटाबेस में भी इंडेक्सिंग होती है जिसमें कि हमें डेटाबेस में जो ऑपरेशंस हो उसके करने में आसानी हो और उस इंडेक्स के लिए हम पॉइंटर का सहारा लेते हैं। वी यूज पॉइंटर फॉर दैट पर्पस। So here we have completed all our topics and all the chapters we have done। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।